हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग को बता दूं, आज इस वीडियो में भारत की नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग बता दूं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी आप लोग को पता भी चल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग एस अकेडमी के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वहाँ पर भी आप लोग को अपडेट दे दी जाती है। चलिए आप लोग को बता दूं, चैनल के माध्यम से पानी का प्रवाह को जल निकासी कहा जाता है। किसको? चैनलों के माध्यम से पानी के प्रवाह को जल निकासी कहा जाता है। ऐसे चैनल को नेटवर्क जल निकासी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर, किसके? उत्पत्ति के आधार पर भारतीय जल निकासी व्यवस्था को हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में बांटा गया है। यानी भारत की नदियों को दो भागों में, यानी दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। एक हिमालयी नदियाँ हो जाएंगी, क्या? एक हिमालयी नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं हिमालयी नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो आप लोग एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिमालयी नदियाँ। किसके बारे में? हिमालयी नदियों के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख हिमालयी नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं। कौन कौन सी हैं? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जो है ये प्रमुख हिमालयी नदियाँ हैं। कौन सी? आप लोग याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालयी नदियाँ हैं। ये नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में बहुत लंबी हैं। किसकी तुलना में? दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में बहुत ही लंबी हैं। यह बारहमासी नदियाँ भी कहा जाता है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र को बारहमासी क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर महीने ये बहती रहती हैं, कभी सूखती नहीं है। ये गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र है, 12 महीनों अपना पानी बाहर निकालती रहती हैं, यानी बहती रहती हैं, इसलिए इसे बारहमासी नदियों के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालयी नदियाँ हैं और दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में बहुत ही लंबी होती हैं। ठीक है, आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी प्रणाली जो है इसे सिंधु नदी भी कहा जाता है। किसे? अब ध्यान दीजिएगा, हिमालयी नदियों में आप देख रहे हैं, अब सिंधु के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में? सिंधु नदी प्रणाली के बारे में देख रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र है हिमालयी नदियों में, तो देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी के बारे में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी प्रणाली में यह सिंधु नदी भी कहा जाता है। सिंधु नदी को, इसे सिंधु नदी भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं प्रत्येक नदियों के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। और इसकी उत्पन्न यानी स्रोत कहाँ से निकलती है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह स्रोत जो है कैलाश रेंज मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? कैलाश रेंज मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है। गंतव्य स्थान यानी कहाँ पर जाके मिलती है, कहाँ पर जाके गिरती है, ये है अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है। और पंचनाद, इसे पंचनाद के नाम से भी जानता है। ध्यान दीजिएगा, झेलम, वितस्ता, चिनाब, चंद्रभागा, रवि, इरावती, ब्यास, बिपाशा, सतलज, शत्रुद्र के ये पंचनाद नदियाँ हैं, जिसको मिलकर आप लोगों की सिंधु नदी तंत्र बनता है। ठीक है। झेलम को विताष्टा के नाम से भी जानता है, चिनाब को चंद्रभागा, रवि को इरावती, ब्यासा को बिपाशा और सतलुज को शतद्रु के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो आप लोग के सामने नाम देखे उसका दूसरा नाम भी ये है। आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है, जिसे पूछ लिया जाएगा कि आप लोग को ब्यासा को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, बिपाशा के नाम से जाना जाता है। इसको पंचनाद नदियों के नाम से, यानी पंचतंत्र नदियों के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं इसकी, यानी ये नदियाँ जो हैं, ये 5 नदियाँ जो है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये झेलम, चिनाब, रवि, ब्यासा और सतलज कहाँ कहाँ से निकलती हैं और इसका उद्गम स्थान क्या है, उस पर कौन कौन से डैम और परियोजनाएं बनी हैं। जैसे झेलम जो है ये वेरीनाग झील से निकलती है, और इसका इस पर जो कौन कौन से डैम बने हैं, उरी डैम बना है। कौन सा? उरी डैम बना हुआ है। नेक्स्ट है चिनाब, ये बड़ा लाचा के पास निकलती है। दुलहस्ती परियोजना इसी पे स्थित है। किस नदी पे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप लोग याद देखिएगा, चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है रवि, जो रोहतांग पास से निकलती है। ब्यासा यानी बिपाशा जो है रोहतांग पास से निकलती है। और सतलज जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सतलज नदी जो है बहुत बार पूछा गया है, मानसरोवर झील के पास निकलती है, और इसी नदी पर गोविंद सागर और भाखड़ा नांगल बांध भी बना हुआ है। ठीक है, आप लोग याद कीजिएगा। यह है गंगा नदी प्रणाली की जो डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ से निकलती है। देवप्रयाग, यहाँ पे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग आप लोग दिखा है, मंदप्रयाग और विष्णु प्रयाग आप लोग को यहाँ पे
देखने को मिलेगा। यहाँ पे भागीरथी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। अब देख लेते हैं सिंधु यानी गंगा नदी के स्रोत देख लेते हैं, गंगा नदी प्रणाली के। आप लोग ध्यान दीजिएगा सॉरी, स्रोत जो है कुमाई हिमालय में उत्तराखंड के गोमुख के पास से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन? गंगा नदी जो है कुमाई हिमालय में उत्तराखंड के गोमुख के पास गंगोत्री से निकलती है। इसे यहाँ भागीरथी के रूप में नामित किया जाता है, यानी जहाँ से उत्तराखंड से जो निकलती है गंगा नदी, इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी को जहाँ से निकलती कुमाई हिमालय से उत्तराखंड में, इसे भागीरथी के नाम से नामित किया गया है, यानी नाम जो है इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताएं देवप्रयाग रुद्रप्रयाग, उसी डायग्राम उसमें देख लीजिएगा पिक्चर में, देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग में इसे अलकनंदा भागीरथी शामिल हो जाती है। देवप्रयाग जो है में जो भागीरथी होती है ये अलकनंदा में शामिल हो जाती है और गंगा बन जाती है, और आगे चलकर यह गंगा के नाम से जानी जाती है। बाएं बैंक सहायक नदी, बैंक में सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? रामगंगा, गंडक, कोसी, घरघर और गोमती, यानी, और दाएं बैंक सहायक नदियाँ दाएं स्थान से सन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है बैंक से कौन कौन सी नदियाँ सहायक होती हैं, तो रामगंगा, गंडक, कोसी और घरघर है, और गोमती और दाएं बैंक से सन है। ठीक है, आप लोग याद है, ये सहायक प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, किसकी? गंगा नदी की। और जान लेते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के माध्यम से गंगा बहती है। कहाँ से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के माध्यम से गंगा बहती है। यह पश्चिम बंगाल में भागीरथी और हुगली तथा बांग्लादेश से पद्मा मेघना में विभाजित हो जाती है। कौन? गंगा नदी किसी नदी भागीरथी में, हुगली में, बांग्लादेश में पद्मा में, मेघना से विभाजित हो जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा की कुल लंबाई बात करें तो 2530 किलोमीटर है। कितनी है? 2530 किलोमीटर आप लोग की लंबाई है। पहले 2525 थी, लेकिन अब 2530 है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और गंगा की बेसिन जो बात करें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लंबाई आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोग गंगा की बेसिन की बात करें तो 9,51,600 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये सिंधु नदी तंत्र का ही पूरा भाग है, हिमालय नदियों का। स्रोत जो है तिब्बत के मानसरोवर के पास चेम्योंगडक ग्लेशियर से निकलती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। और देखिए तिब्बत में इसे तेंग्सपो के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से आता है? तेंग्सपो के नाम से जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा के पास प्रवेश करती है, यानी तिब्बत से निकलकर कहाँ पर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? आप लोग याद, नमचा बरवा के पास यह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। आखिर में यह बांग्लादेश में जमुना के रूप में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जब जाती है इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, और बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद यह पद्मा से मिल जाती है। ठीक है, बंगाल खाड़ी में अपना जो है जल गिरा देती है, जिसमें पद्मा में यह मिल जाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। राइट बैंक में सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ब्रह्मपुत्र नदी की? सुबानसिर, कामेंग और मानस। लेफ्ट बैंक सहायक नदियां कौन सी हैं? बुरी दिहांग और कामेंग है। माजुली ब्रह्मपुत्र एक बड़ा नदी द्वीप है। बहुत बार पूछा जाता है, माजुली ब्रह्मपुत्र का एक बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर आप लोग की ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है। अब देख लेते हैं प्रायद्वीप नदी की। ये रही पूरी आप लोग की जो रही, अभी तक आप लोग की हिमालय नदियाँ चल रही थी। अब देखते हैं प्रायद्वीप नदी के बारे में। किसके? प्रायद्वीप नदी के बारे में देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रायद्वीप नदियाँ पश्चिम और पूर्व दोनों में बहती हैं। ठीक है, नर्मदा ताप्ती अरब सागर में बहती है, जहां महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा बंगाल की खाड़ी से निकलती हैं। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा ताप्ती अरब सागर में बहती हैं, जहां महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा बंगाल की खाड़ी से निकलती हैं। पूर्व में बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, जहां पश्चिम में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्व में बहने वाली नदियाँ कौन है? डेल्टा का निर्माण करती हैं, जहाँ पश्चिम और बहने वाली नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसे ताप्ती और नदियाँ जो है, ताप्ती और नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे बहुत बड़े रिफ्ट घाटियाँ बन जाती हैं। नर्मदा और ताप्ती जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिनके कारण इनके नदी प्रवाह में रिफ्ट घाटियाँ भी बन जाती हैं, बड़े बड़े खड्डे निर्माण हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए
अब देख लेते हैं ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, इस पे कौन से डैम है, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले देख लीजिए नदियाँ। महानदी, महानदी जो है ओरिजिन है दंडकारण्य रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है और डैम्स जो है इस पे बने हैं हीराकुंड डैम महानदी पर ही बना हुआ है। ओडिशा की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है, ध्यान दीजिएगा। महानदी जो है ओडिशा की जो है सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है और निकलती कहाँ से है, दंडकारण्य रायपुर और छत्तीसगढ़ से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी। ये तिमंकर पठार नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी और दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। इसे गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को, ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग बहुत एग्जाम में, एक गोदावरी नदी है, एक कावेरी नदी, ध्यान बता रहा हूँ। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है, किसका, दक्षिण की गंगा के नाम से जानता है, लेकिन कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानता है। ध्यान दीजिएगा, दो दो अलग अलग शब्द हैं। दक्षिण भारत की गंगा पूछा है किस नदी को बोला जाता है, कावेरी नदी को, और केवल दक्षिण की गंगा पूछा है तो ये गोदावरी नदी को बोला जाएगा। आप लोग को ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग के नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर और नागार्जुन सागर बांध से निकलती है। ठीक है, सहायक नदियाँ जो है तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, भीम, दुंगा है। कावेरी नदी ताला कावेरी पश्चिमी घाट से शिव समुद्र झरने पर से यह इस बार बना हुआ झरना। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार एमपी से निकलती है। नर्मदा घाटी परियोजना इसी पे स्थित है। धुआंधार, यहाँ धुआना लिखा है, धुआंधार झरना इसी पे है। विंध्यन सतपुरा रेंज के बीच रिफ्ट घाटी के माध्यम से बहती है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, एक डेल्टा का निर्माण नहीं करती है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से एमपी से निकलती है। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। नर्मदा की जुड़वा के रूप में जाना जाता है, यानी नर्मदा की जुड़वा भी बोला जाता है ताप्ती नदी को, ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और नदी के ऊपर अंतर्राज्यीय जल विवाद कौन कौन से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आइए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कावेरी जल विवाद, जो बहुत ही चर्चा में था, कोर्ट तक इसका केस पहुंच चुका है। कावेरी नदी विवाद, ध्यान दीजिएगा, कावेरी नदी अंतर्जल नदी विवाद जो कर्नाटक में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में बहने से पहले तमिलनाडु और पुदुचेरी के माध्यम में बहती है। 1892 में कावेरी समझौता मैसूर राज्य और अन्य रियासतों के बीच किया गया था। कब? 1892 में कावेरी समझौता जो है मैसूर राज्य अन्य रियासतों के बीच किया गया था। 1924 में समझौते को 50 वर्षों तक नवीकृत किया गया था। 1924 में इसे 50 वर्षों तक नवीकृत में समझौता किया गया था। और 1970 में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार को एक ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिए कहा और उस वर्ष तमिलनाडु किसान संघ सुप्रीम कोर्ट में नागरिक मुकदमा दायर किया था। 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। ट्रिब्यूनल 1991 में कर्नाटक राज्य को अपने जलाशयों से तमिलनाडु ने 205 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने का आदेश देने के लिए एक आदेश पारित किया था। ठीक है, ट्रिब्यूनल ने 1991 में कर्नाटक राज्य को तमिलनाडु राज्य से 205 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने का आदेश जारी किया था। कर्नाटक ने आदेश पालन करने से इनकार कर दिया और सुनवाई के 16 साल बाद तमिलनाडु को 419 हजार मिलियन घन फीट पानी आवंटित करने का एक निर्णय पारित किया और कर्नाटक फिर से आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और राज्य के खिलाफ अदालत का अवमानना कर मामला दर्ज किया। मामला अभी न्यायालय में दृष्टिकोण है, इसका मामला जो है अभी न्यायालय में दृष्टिकोण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट मामला जो है सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे का मामला है। विवाद तब शुरू हुआ जब 1966 में हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा को सतलुज और 20 पानी के बहने अपने हिस्से का उपयोग करने के लिए सक्षम करने के लिए 1982 में नहर के निर्माण की योजना बनाई थी। पंजाब से विरोध प्रदर्शन के कारण 1986 में निर्माण बंद कर दिया गया था और साथ ही साथ क्या किया गया था, 2002 में नहर के निर्माण को पूरा करने के लिए हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया। अदालत ने पंजाब को 12 महीने में निर्माण पूरा करने का आदेश दिया। 2004 में पंजाब विधानसभा ने एक जल समझौता करने वाले अधिनियम पारित किया जिसमें अपने सभी जल साझा करने के लिए बकाया को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 12 साल बाद असंवैधानिक रूप में इसे अधिनियम घोषणा की। केंद्र ने इस मामले के माध्यम के रूप में कार्य करने का विकल्प चुना। 13 प्रमुख आप लोग के मुद्दे जो आप लोग की लिंक परियोजना थी और आप लोग के कावेरी जल विवाद था। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी। और जिस भी टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग को प्रोवाइड करवाने की जरूर कोशिश की जाएगी।